हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है और किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है और मेनली कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। तो आज हमारे मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेंगे। पहला रहेगा हाइड्रो एनर्जी क्या होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जो हिस्ट्री, वर्किंग प्रिंसिपल और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रो एनर्जी के बारे में कि हाइड्रो एनर्जी क्या होती है। हाइड्रो एनर्जी इज द एनर्जी जनरेटेड बाय द फोर्स ऑफ वाटर और प्रेशर ऑफ द वाटर। जैसे हमारा जो वाटर होता है, वाटर एक प्रेशर के साथ या एक फोर्स के साथ किसी पे हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो एनर्जी मिलती है वो होती है हाइड्रो एनर्जी। ये हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जिसके एक एक पार्ट्स के बारे में अभी हम डिटेल से देखेंगे। क्योंकि इससे पहले हम लेते हैं हिस्ट्री ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में विश्व का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो यूएस में बनाया गया था, फोक्स रिवर इन एपल्टन में, जो कि विस्कोसिन में है, और 1882 में। इंडिया का जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो 1887 में सिद्रापोंग दार्जिलिंग में, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, वहाँ बनाया गया था। इसके बाद में इंडिया का जो लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो कोयना रिवर पे, जो कि महाराष्ट्र में है, बनाया गया था और इसकी जो कैपेसिटी है 1920 मेगावाट है। द वर्ल्ड हाईएस्ट स्टेट ग्रेविटी डैम, जो कि बाखरा नांगल अपने आप में फेमस है, इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट डैम है। अब हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। ये पूरा एक एक पार्ट समझेंगे। जैसे ये स्टोरेज वाटर है, यानी कि ये हमारा डैम है। डैम में जो वाटर हम स्टोर करते हैं, डैम का दूसरा नाम होता है हायर रिजर्वायर। और ये जो वाटर जो स्टोर होता है ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। यहाँ से जो वाटर है पेन स्टॉक के थ्रू आगे सप्लाई करते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो पेन स्टॉक है, और पेन स्टॉक के मेनली स्टील और कंक्रीट का बना होता है। पेन स्टॉक में आगे एक सर्च टैंक लगा होता है, यानी कि जैसे ही वाटर का फ्लो होता है डैम से, तो उसकी जो प्रेशर और उसकी जो फोर्स है उसमें अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है या प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में हम सर्च टैंक के थ्रू उसके प्रेशर और फोर्स को हम कम कर सकते हैं। ये एक ट्रेस रैक होता है, जो कि जो भी डेब्रिस वगैरह आती है, कंक्रीट वगैरह आती है या जो भी मलबा वगैरह होता है, उनको फिल्टर करने में या सेपरेट करने में काम आता है। ये हमारा एक इनलेट वॉल लगा होता है जिसके थ्रू पानी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक बार कि जैसे ही इनलेट वॉल के थ्रू ये वाटर आया और जैसे ही इस टरबाइन पे इम्पेक्ट करेगा, तो जैसे ही टरबाइन पे इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि जो वाटर आ रहा है उसका हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी से जब इस पे इम्पेक्ट करेगा तो इसमें रोटेशन होगा। और जैसे ही ये टरबाइन रोटेट होगी तो टरबाइन शाफ्ट से कनेक्ट होती है। जैसे ही टरबाइन रोटेट होगी तो शाफ्ट रोटेट होगी, और जैसे ही शाफ्ट रोटेट होगी तो शाफ्ट से कनेक्ट होता है जनरेटर। तो जो जनरेटर है वो भी काम करेगा, और जैसे ही जो जनरेटर काम करेगा तो जो जनरेटर कनेक्ट होता है हमारे ट्रांसफार्मर से, तो ट्रांसफार्मर का काम होता है यहाँ पे उसको स्टेप अप, यानी उसके वोल्टेज को इंक्रीज करना, और वोल्टेज को इंक्रीज करके जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू आगे इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर देता है। ये देखिए, द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेरीज बाई, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है डे नाइट के अकॉर्डिंग में इंक्रीज होती रहती है और सीजनली भी इंक्रीज होती रहती है, अगर विंटर है समर है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें हमारे पास दो केस आते हैं, एक तो जिसकी हम बात कर रहे थे जो हायर रिजर्वायर, और एक हमारे होता है लोअर रिजर्वायर। तो लोअर रिजर्वायर में भी पंप के थ्रू हम वाटर को सक करके और इस ब्लेड पे हम इम्पैक्ट करवाते हैं, और जैसे ही जो हमारी टरबाइन के ब्लेड पे इम्पैक्ट होगा तो रोटेट होगी। तो अगर हमको लो या फिर लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस कंडीशन में यहाँ पे इम्पैक्ट करके लेस एनर्जी मिल जाएगी, और जो वाटर का डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इसका मेन एडवांटेज क्या है। जैसे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, बाकी सब की बजाय इसमें नेग्लिजिबल पोल्यूशन होता है। और दूसरा इसका मेन इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे ही हमको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो जो हमारा स्लश गेट लगा हुआ है, इस गेट के थ्रू हम
उस वाटर को वहीं स्टॉप कर सकते हैं और फर्दर प्रोसेस में अगर जब कभी भी रिक्वायरमेंट होती है तो इस गेट को हम वापस ओपन कर देंगे। जैसे भी हमारे नॉर्मली बारिश वगैरह होती है तो हम लोग देखते हैं कई बार बाढ़ के आसार आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा स्लश गेट होता है जिसको हम नॉर्मली जलद्वार भी कहते हैं, तो उसको हम ओपन कर देते हैं। सेम वही चीज़ ये है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड एट कांस्टेंट रेट, यानी कांस्टेंट रेट पे इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है और इसकी जो लाइफ होती है, लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो वाटर है, वाटर को हम ड्रिंकिंग वाटर में है, इरिगेशन में, और जो भी स्पोर्ट्स वगैरह है, स्पोर्ट्स वगैरह के अकॉर्डिंग, या फिर जो पावर प्लांट वगैरह हैं उनमें काम में ले सकते हैं। अब इनका जो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसको इनिशियल स्टार्टिंग करने के लिए जो इनिशियल कॉस्ट लगती है, इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है और इसके लिए जो स्पेस की जो रिक्वायरमेंट होती है, स्पेस की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे हमको स्पेस की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे पहले से ही कोई आसपास में कोई कैंडिडेट पीपल रह रहे हैं, तो उन लोगों को यहाँ से रिलोकेट करवाने के लिए उनके लिए दूसरा स्पेस देखना पड़ेगा और हो सकता है उस कंडीशन में उनको ज़्यादा भी पे करना पड़े और इन लोगों को जो प्रॉब्लम होगी वो अलग रहेगी। तो यानी कि ये काफ़ी डिसएडवांटेज है। जैसे मैंने बताया था कि इट रिक्वायर्स लार्ज एरिया, यानी इस पावर प्लांट को काफ़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो डैम बनाते हैं डैम के लिए भी काफ़ी स्पेस होता है और डैम के लिए स्पेस ज़्यादा होता है, प्लस वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और उन सब का भी देखना होता है। तो इस वजह से इसके मेनली डिसएडवांटेज यही है। थैंक यू।